फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आपके साथ हूँ आज एकदम नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड किस तरह से प्रोपगेट होगा। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। साउंड से रिलेटेड हम बहुत सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। So I hope so that you will watch the complete video till end. So before starting the video, I would like to request those students who are watching my videos, who are joined with my channel, please share and subscribe this channel to everyone among your friends. Okay, so let's start today's video. Before starting the propagation of sound, first we understand what is sound. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं साउंड क्या है। बेसिकली अगर एक वर्ड में कहा जाए, वन वर्ड में अगर हम कहें तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है विच ऑलवेज गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जिसकी वजह से हमें चीजें सुनाई देती है। सो बेसिकली साउंड इज एन एनर्जी। और आपने भी देखा होगा, जैसे इस समय मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ या आप किसी से बात करते हो, सो बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग साउंड एनर्जी। आप साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हो बिकॉज आपकी बॉडी में फूड की जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर है। अगर फूड की जो केमिकल एनर्जी है, मतलब आप काफ़ी दिनों से भूखे हो, कुछ खाया पिया नहीं है आपने, और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ बातचीत करो, कुछ आप बोलो, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक अप प्रॉपरली बिकॉज साउंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो साउंड एनर्जी स्पीकर बोल रहा है, जो स्पीकर दे रहा है साउंड एनर्जी, उसके पास भी कहीं ना कहीं से इनपुट कोई दूसरी एनर्जी होगी, देन ओनली इट कैन गिव आउट साउंड एनर्जी। जैसे हम लोग बात करते हैं लाउड स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गिव साउंड एनर्जी। तो इसका मतलब क्लियर है, साउंड भी एनर्जी का एक फॉर्म है जिसे किसी ना किसी एनर्जी से हमें बनाना पड़ता है। सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, व्हाट आर द वेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वाइब्रेशंस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करा दो, वहां पर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे हम लोग क्लैपिंग करते हैं, तो क्लैपिंग करने में भी क्या करते हैं हम लोग, एक चीज दो चीजों को स्ट्राइक कराते हैं, यानी दोनों चीजें वाइब्रेट हो रही हैं। ठीक है, आप एयर में अपना हैंड इस तरह वेव करते हो, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू वाइब्रेट एयर पार्टिकल्स। उस कंडीशन में भी आप एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराते हो। इट मीन्स देयर इज ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज देयर। हालांकि वो साउंड की जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती है। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एवरीवेयर द वाइब्रेशन कैन बी ऑडिबल, बट दिस इज द नेसेसरी थिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। विदाउट वाइब्रेशंस साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। जैसे कोई भी स्पीकर या ह्यूमंस, हम लोग जो आवाज़ बोलते हैं वो क्यों आती है, बिकॉज द आवर वोकल कॉर्ड, जो हमारा वोकल कॉर्ड है उसमें जो मेम्ब्रेन है दैट विल बी वाइब्रेटेड, तो वो वाइब्रेट होती है। तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, अगर हमें किसी भी तरह का साउंड सुनाई दे रहा है, समझ जाइए वहाँ पर किसी ना किसी तरह से वाइब्रेशंस कराए जा रहे हैं। वाइब्रेशन बहुत सारे तरह से कराए जा सकते हैं। अगर हम एक फ्लूट की बात करें, फ्लूट में एयर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वाइब्रेट कराया जाता है। अगर आप गिटार की बात करो, उसमें स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराया जाता है। अगर आप तबला इसकी बात करिए, तबला या ढोलक, तो उसमें हम लोग एक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि हम जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें, जितने भी सोर्सेज ऑफ साउंड की बात कर लें, ईच सोर्स, ईच इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर वाइब्रेशंस। जब तक वाइब्रेशंस नहीं होंगे साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर कंपल्सरी। समटाइम्स vibrations are of such intensity that it can be audible, but sometimes they cannot be audible also. ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि साउंड का जो प्रोडक्शन होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस।
Okay, so this is the production of sound. Now we are going to discuss about which type of wave is sound wave. Sound is also a wave because anything which can disturb the particles in a medium that can be considered as a wave, और इसका अपना एक पैटर्न भी होता है. तो जो साउंड का नेचर होता है मैं आपको बता दूं. साउंड इज मैकेनिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड एक मैकेनिकल वेव है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल ऑल्सो. साउंड इज मैकेनिकल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अब ये दोनों से क्या मतलब है? दैट इज द टारगेट. ये हमारा टारगेट है मैकेनिकल. इफ वी आर गोइंग टू सेपरेट waves on the basis of the medium, अगर हम मीडियम को बेस मानकर वेव्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमें दो तरह की वेव्स मिलती हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ वेव्स आर दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, एंड सेकेंड टाइप ऑफ वेव्स आर दोज वेव्स which do not require any medium for their propagation. तो जिन वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दोज आर कॉल्ड मैकेनिकल. और ऐसी वेव्स जिनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो जो साउंड है वो मैकेनिकल है. कैसे प्रूव कर सकते हो आप? इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. आप एक बीकर में, जिसका जो ये लिड है ये बंद हो सकता है, ऐसा एक बीकर आप ले लीजिए. इस बीकर के अंदर वैक्यूम पंप की हेल्प से सारी एयर निकाल दीजिए और निकालते ही अंदर एक अलार्म क्लॉक फिट कर दीजिए. अलार्म क्लॉक टाइमिंग के साथ यहाँ पर रख दीजिए और उसे एयर टाइट, ये जो बीकर होना चाहिए एयर टाइट किसी चीज़ से बंद कर देना चाहिए जिससे कि एयर बिल्कुल भी अंदर ट्रांसफ़र ना हो सके. जैसे ही अलार्म क्लॉक बजेगा यू कैन नॉट हियर द वॉइस. आपने अलार्म क्लॉक का टाइम तो सेट कर दिया होगा एंड अलार्म क्लॉक स्टार्ट्स रिंगिंग ऑल्सो, बट यू कैन नॉट हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अलार्म क्लॉक. रीज़न क्या है? बिकॉज इनसाइड दिस बीकर देर आर नो पार्टिकल्स. क्योंकि इस बीकर के अंदर अब कोई भी पार्टिकल नहीं रह गए हैं, बिकॉज यू हैव टेकन अवे ऑल द पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. So it we can say sound can be produced. Sound produced तो होगा but it cannot be propagated. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा नहीं पाएगा. यही रीज़न होता है मून पर, because there is no environment on the moon. मून पर भी कोई environment नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है. इसीलिए जब दो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर आपस में नॉर्मली बात करेंगे तो वो एक दूसरे का साउंड को नहीं सुन पाएंगे. दे यूज टू टेक द हेल्प ऑफ अदर टाइप्स ऑफ वेव्स. Because sound waves are mechanical, they need a material medium, either solid or liquid or gas. किसी न किसी मीडियम को होना चाहिए. ठीक है, that is why sound is called mechanical wave. The next property, अब ये जो दूसरा डिवाइडेशन किया गया है, that is on the basis of motion of the particles. ये जो अगला डिवाइडेशन किया गया है, अगर हम लोग वेव्स को क्लासिफाई करें पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन के बेसिस पर, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स. फर्स्ट टाइप ऑफ वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, सेकेंड टाइप्स ऑफ वेव्स ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिनके पार्टिकल्स मीडियम के पैरेलल डायरेक्शन में मूवमेंट करें. जो मीडियम की मेन पोजीशन है उसके साथ पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब टू एंड फ्रो, इधर उधर मोशन करें. और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनकी डेफिनेशन होती है दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और जब मीन पोजीशन के साथ पैरेलल मतलब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. और साउंड का नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का. साउंड के पार्टिकल्स मीडियम की मीन पोजीशन के पैरेलल डायरेक्शन में मोशन करते हैं. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई हैं साउंड की. और इनका जो ऑपोजिट होता है वो होती है लाइट. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल का ऑपोजिट, और लॉन्गिट्यूडनल का ऑपोजिट ट्रांसवर्स. सो दिस इज द नेचर ऑफ साउंड. साउंड इज मैकेनिकल एज वेल एज longitudinal. This is the concept of
waves, sound waves basically. Now we have to understand some requisites of medium. यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ज़रूरी है. अगर साउंड को प्रोपेगेट होना है तो मीडियम के पास ये प्रॉपर्टीज ज़रूरी है होना. सबसे पहली प्रॉपर्टी है द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक. मीडियम जो होना चाहिए वो इलास्टिक होना चाहिए. आपको मालूम है व्हाट इज इलास्टिसिटी? पार्टिकल्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करो उसमें जो भी चेंजेस आए फोर्स हटाने के बाद वो सारे चेंजेस भी हट जाएं. दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. मतलब आपने किसी पार्टिकल को सेंड किया और पार्टिकल्स वापस अपनी पोजीशन पर आ गए. दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो द मीडियम शुड बी इलास्टिक. उसके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए. सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर द मीडियम इज इट मस्ट बी फ्रिक्शनलेस. फ्रिक्शनलेस होना चाहिए बिकॉज जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो उतना ही ज़्यादा साउंड जो एनर्जी है वो वेस्ट होती चली जाएगी, उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. तो फ्रिक्शनलेस अगर हमारा मीडियम है तो वो बहुत अच्छा साउंड प्रोपेगेट करा सकता है. लेकिन अगर फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा देन वी कैन नॉट से दैट द साउंड कैन बी ईजिली फ्लोन अवे. आगे बढ़ सकता है क्योंकि फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना साउंड को आगे बढ़ने में, प्रोपेगेट होने में प्रॉब्लम होगी. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी मस्ट हैव इनर्शिया. जो भी हमारा मीडियम है वो इनर्शिया भी उसमें होनी चाहिए. इनर्शिया लेस नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इनर्शिया नहीं होगी तो वो चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा मीडियम, वो मीडियम उस वेव को आगे नहीं बढ़ा पाएगा. सो दीज आर द थ्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मीडियम टू प्रोपेगेट द साउंड. इलास्टिसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनर्शिया. अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी मीडियम के पास हैं तो इजीली साउंड उनसे प्रोपेगेट हो सकता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मीडियम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रोपेगेट, हाउ टू एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. साउंड प्रोपेगेट कैसे होता है? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दो नए टर्म्स आपको मिलेंगे. मैं आपको पहले बता देता हूं जिससे कि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आपके पास इन टर्म्स का इंट्रोडक्शन हो. कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. जब भी कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव, व्हेन एनी लॉन्गिट्यूडिनल वेव goes forward, moves forward, then at some points the particles of the medium are very closer to each other. That points are called compressions. And those points where the particles are very far away, where the density of particles is very less, those points are called rarefactions. अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. सपोज ये एयर लेयर्स हैं, बहुत सारी एयर लेयर्स हैं जो एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और ये आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं. यूनिफॉर्मली तो नहीं कह सकते लेकिन ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. अभी इनमें किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. दीज ऑल आर द जनरली एयर लेयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी साउंड. ये सब एयर लेयर्स हैं. अब मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराते हो. जैसा कि मैंने बताया साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन जरूरी है. आप एक मेटल स्ट्रिप लेते हो. ये क्या है? ये एक मेटल स्ट्रिप है. मेटल स्ट्रिप को जैसे ही वाइब्रेट कराएंगे, सपोज मेटल स्ट्रिप इस पोजीशन पर आ गई, मतलब आपने लेफ्ट साइड इसको वाइब्रेट कराया, तो यहां से क्या होगा, ये जो वाइब्रेशन हुआ है इस मेटल स्ट्रिप का, ये वाइब्रेशंस आगे जो एयर लेयर्स हैं, ये जो एयर पार्टिकल्स आप कह लो, इनमें ट्रांसफर होंगे. तो ये एनर्जी जब इनमें ट्रांसफर होगी तो ये एनर्जी जैसे ही आगे बढ़ेगी तो जो एयर लेयर्स हैं उनके जो आपस की डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी और कुछ एयर लेयर्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाएंगी क्योंकि वो एनर्जी एकदम से आगे ट्रांसफर हुई है. और जो आगे के लेयर्स होंगी उनके बीच में कुछ एक बड़ा सा गैप बन जाएगा क्योंकि इनको कंजर्व कर लिया गया है, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, आपस में पास बुला लिया गया है एनर्जी के फ्लो की वजह से.
तो यहां पे बन जाएंगे कंप्रेशंस। जैसे ही मेटल स्ट्रिप को आप वाइब्रेट कराते हो, मेटल स्ट्रिप को वाइब्रेट कराने से जो एयर लेयर्स हैं ये एनर्जी इनमें ट्रांसफर होती है, और जैसे इन्हें एनर्जी मिलेगी ये रैंडमली मोशन करेंगे एक दूसरे की तरफ और ये क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के एयर लेयर्स। तो इस पोजीशन को कंप्रेशन कहा जाता है। और जैसे जैसे ये कंप्रेशन मीडियम में आगे बढ़ेंगे, when these compressions are moving forward in the medium, ये अपने साथ कंप्रेशन तो एनर्जी तो कैरी ऑन करते जाएंगे, ये अपने पीछे, अगर हम अगले केस की बात करें, ये अपने पीछे काफी लार्ज स्पेस छोड़ते हुए चले जाएंगे एयर लेयर्स का। ये तो कंप्रेशन चल रहा है और ये जो आपको एरिया मिल रहा है जहां पर एयर लेयर्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गई हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड रेयरफैक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो साउंड का एयर में प्रोपगेशन होता है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। कंप्रेशन क्या होते हैं? कंप्रेशन होते हैं कि दोज प्लेसेस या दोज एरियाज ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेयर द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी हाई, एंड रेयरफैक्शंस आर दोज वेयर द पार्टिकल्स डेंसिटी इज वेरी लेस। और रेयर फैक्शंस बनने का रीजन ये भी है, जब आप वाइब्रेशन कराओगे तो मेटल स्ट्रिप को इस तरफ भी वाइब्रेट कराओगे और इस तरफ भी, तो जब इस तरफ आपने वाइब्रेट कराया तब तो कंप्रेशंस आगे बढ़े थे, और जैसे ही आपने इधर की तरफ दूसरी तरफ आप वाइब्रेट कराओगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी इधर की तरफ रिलीज करेंगे। यही इलास्टिसिटी कही जाती है। मीडियम में अगर इलास्टिसिटी ना होती तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे ना पड़ता। इसीलिए जब ये मेटल स्ट्रिप को आप दूसरे डायरेक्शन में वाइब्रेट कराओगे तो वो पार्टिकल्स को अपनी ओर ड्रॉ करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से रेयर फैक्शंस बनेंगे। तो कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयर फैक्शन, इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा और साउंड वेव आगे तक बढ़ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ propagation of sound through air. Always remember that medium should be elastic. जैसा कि आप देख रहे हो इलास्टिक भी है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया जाए तो साउंड को बहुत प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ने में। और तीसरी बात, इसके पास इनर्शिया भी है, इनका अपना मास भी है, जिस वजह से ये पार्टिकल्स की एनर्जी को आगे ले जा रहे हैं। अगर ये इनर्शिया लेस होते तो ये एनर्जी कैरी कर ही नहीं सकते थे। That is why all the three properties of the medium must be followed, and the requirement is this कि जब हमारा जो ये मेटल स्ट्रिप है आगे वाइब्रेट करेगा तो ये कंप्रेशंस को सेंड करेगा, और जब ये दूसरी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये पार्टिकल्स को, ये एयर लेयर्स को अपनी ओर ड्रॉ करके रेयर फैक्शंस फॉर्म करेगा। तो ये प्रोसेस जितना ज़्यादा चलता जाएगा हमारा साउंड उतना ही आगे तक बढ़ता चला जाएगा। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट about the longitudinal wave. In longitudinal waves always compressions and rarefactions will be formed. Okay, so this is the concept of propagation of sound waves in air. Now we have to discuss some terms related to sound. Sound wave से related हमें कुछ terms discuss करने। The first term is amplitude. What is amplitude? The maximum displacement of the particle of the wave. वेव जो भी पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती है तो वो जो पार्टिकल्स हैं अपनी मीन पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से कितना ज़्यादा डिस्प्लेस हो पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शोन बाय द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। एसआई यूनिट इसकी मीटर हो जाएगी और इसे रिप्रेजेंट करते हो आप कैपिटल ए से। जैसे अगर मैं किसी ग्राफ पर एक वेव को रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने ये एक वेव का ग्राफिकल फॉर्म बनाया है, तो ये चीज जो कहलाएगी, ये लेंथ, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये पार्टिकल्स का मैक्सिमम पोजीशन आप देख रहे हो, ये पार्टिकल की ये जो मिडिल लाइन है, ये लाइन जो है ये मीन पोजीशन है। पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा इतनी ऊपर जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा इतना नीचे, मतलब मीन पोजीशन से किसी भी तरफ जितना ज्यादा से ज्यादा वो दूर जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सेकेंड थिंग वी हैव टू स्टडी इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? The number of vibrations completed by a wave in 1 second.
1 सेकेंड के अंदर जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है कोई वेव, करती है कोई वेव, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, और पर सेकेंड भी हम कह सकते हैं इसे, पर सेकेंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ हर्ट्ज। इसे आप एफ से शो करते हो, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ वेव इन अ सेकेंड। द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी। द टाइम टेकन फॉर अ वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेती है वेव, दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेव लेंथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। बिकॉज ये एक तरह की लेंथ है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट हो जाती है मीटर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जिसको पढ़ते हैं आप लैम्डा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज वेव वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन वेवलेंथ से मिलती जुलती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन अ सेकेंड। The distance traveled by a wave in a time period is called wavelength, and the distance traveled by a wave in a second is called wave velocity. और इसकी जो SI यूनिट होती है, that is मीटर पर सेकेंड, और इसे आप V से रिप्रेजेंट करते हो। So these are the 5 important terms related to sound wave. Sound wave में आपको ये 5 terms आपको मिलेंगे। So this is the complete information related to the terms related to the sound wave. So this is the video related to propagation of sound. इसमें हमने बहुत सारी important बातें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, उसमें साउंड वेव से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड डे।